हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जी जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश हम पढ़ चुके हैं पूरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो अक्सर प्रश्नों को मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो या दूसरे और एग्ज़ाम हो, इन सभी में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जो गुलाब वंश है उसके बाद आता है खिलजी वंश, और इसके बाद आता है तुगलक वंश, ठीक है। ये एक के बाद एक कड़ी है। तो अभी जो है खिलजी वंश को हमने स्किप किया है, अभी हमने लिया है तुगलक वंश को, ठीक है। खिलजी वंश भी हम पढ़ेंगे, लेकिन तुगलक वंश थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस से अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष मतलब कि उससे कनेक्टिविटी है, पर इस तरह से नहीं है कि मतलब उसका इफेक्ट पड़े कि उसको सीक्वेंस से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हम उसको इस मतलब तुगलक वंश के बाद पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में, जिसका जो शासन काल है वो रहा है 1320 से लेके 1414 तक, ठीक है। यानी 1320 में शासन समाप्त हुआ खिलजी वंश का, और उसी के साथ स्टार्ट हो गया तुगलक वंश का, ठीक है। जैसे कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था उसका जो है सेनापति यानी सेना में था खिलजी वंश का जो संस्थापक था, ठीक है। अब ठीक खिलजी वंश के जो आखिरी शासक थे, ठीक है, उसी के जो है सेनापति के रूप में या उनके शासनकाल में रहे हैं तुगलक वंश। वहाँ से जो है तुगलक वंश मतलब स्टार्ट होता है, यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है आखिरी शासक जो खिलजी वंश के थे उसमें रहे हैं। तो अब वहाँ से उनको मार मार के और उनसे सत्ता हासिल करके, और उन्होंने अपनी जो है एक अलग वंश स्थापित किया जो कहलाया तुगलक वंश, ठीक है। अब तुगलक वंश में सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक का है वास्तविक जो नाम है वो गाजी मलिक है। क्या नाम है? गाजी मलिक, ठीक है। और इसी ने जो यही जो है तुगलक वंश का संस्थापक भी कहलाया, ठीक। तो यहाँ ये जो प्रश्न है ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि गाजी मलिक कौन है। तो अधिकतर लोग जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है ऑप्शन में लगा के आते हैं, ठीक है। यह गाजी मलिक किसे कहा जाता है या किसका नाम है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक का है, जो संस्थापक है तुगलक वंश का, ठीक है। जो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है प्रश्नों में पूछी गई है, जो मैंने अभी आपको बताया ये एमपी पीसीएस में एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। तो यहाँ हम बात कर रहे थे तुगलक वंश की। तो गयासुद्दीन तुगलक वास्तविक जिसका वास्तविक नाम है गाजी मलिक, यह तुगलक वंश का संस्थापक है, ठीक है। अब अगला जो है, गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया, इस कारण वह मलिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। यानी जो इसका गाजी मलिक नाम है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न यही है, ठीक है। इसको मंगोलों को बार बार पराजित करता था और इसीलिए जो है मलिक उल गाजी जो है नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, यानी फेमस हुआ। तो ये आप इस चीज़ को जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि मलिक उल गाजी भी कहा जाता है या गाजी मलिक, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये भी जो है कहा जाता है। जो नेक्स्ट है, वह पहला सुल्तान था जो मानता था कि राजकीय आय में, ठीक है, ये पहला सुल्तान था जो मानता था कि राजकीय आय में वृद्धि भू राजस्व वृद्धि द्वारा नहीं अपितु उत्पादन वृद्धि करने से की जानी चाहिए, ठीक है। यानी भू राजस्व में वृद्धि करने से नहीं, उत्पादन वृद्धि करने से जो है राजकीय आय वृद्धि होती है। तो ये जो है ना, ये पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है या किसका मानना है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है इसके द्वारा यानी गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के द्वारा उसने नहर निर्माण को प्रोत्साहन दिया। नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो है गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ये गयासुद्दीन तुगलक, या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम लोग 90% लोग जो है फिरोज तुगलक लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो नहर का निर्माण करने वाला पहला यानी प्रथम सुल्तान कौन है? तो वो है
गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं UrjiGS अकेडमी में और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अपनी प्रतिक्रियाएं भी जो है आप कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है बात हो रही थी नहर की, तो नहर निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार जो है रिपीट होता है। अब आ जाते हैं, इसके बाद जो है इनकी डेथ हो गई गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, इनका इतना योगदान रहा, छोटा सा कार्यकाल था। अब मैन आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत ही होशियार, मतलब सबसे पढ़ा लिखा जो है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस में भी लिखने को आता है। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत सारी योजनाएं थी और अलग बात है कि योजनाएं असफल हो गई और उसी रूप में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई जो कि सब असफल रहीं। ठीक है, तो 100 शब्दों में, 200 शब्दों में, जितने शब्दों में लिखने को आता है। और प्री में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जो हम एक एक करके जो है देखेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था वो 1325 से लेके 1391 तक था। ठीक है, अपने पिता यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में सुल्तान बना। अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि जूना खां इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, क्या नाम था? जूना खां। जैसे उनका गाजी मलिक था इनके पिताजी यानी गयासुद्दीन तुगलक का, लेकिन इसका नाम क्या था? जूना खां। तो ये चीज़ भी जो है आपको याद रखनी है। इसके बाद जो क्या है, इसे इतिहास में एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में जाना जाता था। बुद्धिमान तो था पर मूर्ख था। अब कैसे था इसकी हम देखेंगे आगे। ठीक है, उसने क्या क्या कार्य किए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसका मूल नाम जूना खां, जैसे मैंने आपको बताया जूना खां या जौना खां। इसे उलुग खां की उपाधि धारण की थी, उलुग खां की। ठीक है, उलुग खां। ठीक है, की उपाधि धारण की थी या दी गई थी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर बता दूं कि गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक था, जूना खां और उलुग खां, ये दोनों जो है ये दोनों कौन था? ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि क्या नाम थे, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके शासनकाल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिएगा, यही चीज़ प्रश्न पूछी जाती है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और राजदूत बना के चीन भेजा। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनता है? पहला प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक व्यक्ति था? तो वो अफ्रीका का था। ठीक है, मोरक्को से आया था। इसको किस सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अब इसे राजदूत बना के कहाँ भेजा? तो चीन भेजा। ठीक है, तो किस शासक ने इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन भेजा? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इतने से ही 3-4 प्रश्न बने, यही ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको डीपली जो है पढ़िएगा। इब्न बतूता, ठीक है, बतूता मोरक्को का था, अफ्रीका का था। इसे जो है दिल्ली काजी बना नियुक्त किया और राजदूत बना के कहाँ भेजा? चाइना भेजा, चीन भेजा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का एक महासुल्तान था जिसे साहित्य, धार्मिक, दार्शनिक और सैन्य प्रशिक्षण की पूरी तरह से, इप्पा नहीं है, पूरी तरह से प्राप्त था, यानी इतना होशियार था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर होशियार व्यक्ति था तो वो कौन था? पढ़ा लिखा था, होशियार था, इसको साहित्य, धार्मिक सब में रुचि थी, दार्शनिक था, वह मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान एक कोही नाम का विभाग की स्थापना की जिसका प्रधान अमीर कोही होता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, या बहुत पहले आप देखेंगे पूछा भी गया है कि दीवान कोही क्या है। ठीक है, तो ये कृषि विभाग है, एक नामक डिपार्टमेंट है। ठीक है, कृषि का एक विकास के लिए, ये कृषि विकास के लिए जो है एक विभाग बनाया गया था। ठीक है, तो दीवान कोही। और अगला क्वेश्चन है इसमें
कि इसके काल में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली में प्लेग फैला फैला ठीक है, जिसे ब्लैक डेथ नामक भी महामारी फैली। इस कारण सुल्तान कुछ वर्षों के लिए स्वर्गदारी यानी कन्नौज के निकट जाकर बसा। तो प्रश्न यहाँ ये बनता है कि किस सुल्तान तुगलक वंश के किस शासक या किस सुल्तान के कार्यकाल में प्लेग फैला यानी ब्लैक डेथ नामक बीमारी फैली, ठीक है, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी आया हुआ है। अगला है, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो दोस्तों रिहाला या सफ़रनामा दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। जिसको किसने लिखी? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? सफ़रनामा या रिहाला। रिहाला किसकी बुक है? तो इब्न बतूता की है, ठीक है। मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका का था, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बनाया और फिर चीन राजदूत बना के चीन भी भेजा, ठीक है, इब्न बतूता, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया। बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो फैक्ट्स हैं बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, कि कौन सा सल्तनत काल के कौन सा जो है सुल्तान था जो कि होली का त्यौहार मनाता था, ठीक है, तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण दिया। अब प्रश्न यहाँ सीधा सीधा बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन विद्वान को संरक्षण प्रदान किया? तो वो है राजशेखर। कौन है? राजशेखर। तो इसको ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और यही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि 100 शब्दों में आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताइए, तो आपको जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तकरीबन आपको 7 से 8 लाइनें लिखनी होंगी, 10 लाइन मान लीजिए, 100 शब्दों के लिए 10 लाइन लिखनी होगी और उस 10 लाइनों में सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर और मुस्लिम राज्य बहमनी स्थापित हुए, ठीक है। यानी जो दक्षिण भारत के जो प्रमुख मुँह हैं, तो विजयनगर मुस्लिम राज्य जो है बहमनी इसी के साथ इसी के समय जो है वो क्या हुए? स्थापित हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के आकलन के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया तथा अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई, ठीक। ये चीज़ भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अकाल संहिता किसने तैयार की, किसने करवाई, ठीक है, और किससे संबंधित है? यानी इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? मोहम्मद बिन कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि भूमि के आकलन के लिए रजिस्टर तैयार करवाया? पहला। किसके शासनकाल में अकाल संहिता जो है बनाई गई, या किसके शासनकाल में प्लेग फैला? ये सारी चीज़ें जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी कौन कौन सी योजनाएं थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं प्रमुख रूप से 5 थीं, लेकिन वो फ्लॉप रहीं। उनके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली है राजधानी का परिवर्तन, ठीक है, यानी इसकी राजधानी दिल्ली ना होकर क्या इसने बताया? दौलताबाद बनाई, ठीक है। अब उसको आप देखते हैं कि क्यों असफल रही, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। यह प्रश्न मेंस में आप पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजना बताइए जो पूरी तरह से फ्लॉप रही या विफल रही। तो पहला है राजधानी का स्थानांतरण या परिवर्तन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य के केंद्र में स्थित देवगिरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाना चाहता था, ठीक है। एक दिल्ली राजधानी जो थी, दूसरी किसे बनाना चाहता था? देवगिरी को बनाना चाहता था। तो 1327 में उसने शाही परिवार, मुल्लाओं तथा सूफियों को दिल्ली से देवगिरी जाने का आदेश दिया, ठीक है। जाने की एक बृहद योजना बनाई और साथ में, ठीक है, बृहद योजना बनाई जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा, ठीक है। जो देवगिरी थी राजधानी बनाना चाहता था उसका नाम उसने दौलताबाद रखा। अब यहाँ प्रश्न बनता है, मैं आपको ये बार बार प्रश्न जो बन रहा है मैं इसलिए इस बताता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि ये प्रश्न इस टाइप के आ सकते हैं। दोस्तों बहुत कम आपको ये जानने को मिलेगा या बहुत कम लोगों को बताते होंगे कि ये पढ़ने में ये चीज़ यहाँ से प्रश्न पिक होते हैं, ऐसे प्रश्न निकलते हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता ही होना चाहिए। अगर पेपर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से इस टाइप के प्रश्न जो है बन सकते हैं या बनते हैं। तो यहाँ ये पूछा जाता है कि तुगलक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई? तो वो है तुगलक। कौन सा तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो दौलताबाद बनाई तो उसने क्या किया?
वहाँ के जो शाही परिवार थे, मुल्लाएँ थे, इन सबको बोला कि आपको दिल्ली से जो है कहाँ चलना है, दौलताबाद चलना है, जो देवगिरी था पहले, वहाँ चलना है, ठीक है। अब जब तुगलक ने अमीर, मलिक, मुल्ला और सूफी समुदाय को दौलताबाद जाने का आदेश दिया, परंतु इन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। अब विरोध किया तो सुल्तान है वो, तो उसने क्या किया, बड़ी फोर्सफुली, नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्रूरता के साथ क्या हुआ, अपना आदेश मनवाया, जिससे लोगों में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अंततः लोग वहाँ नहीं गए और तुगलक का ये योजना विफल हो गई, ठीक है। अब देखिए, सोचिए कि किसी भी जगह पे राजधानी को स्थानांतरित करने में कितना खर्चा आता है, ठीक है। तो बहुत सारी सेनाएं थी, बहुत सारा खर्चा हुआ और बीच में समय भी व्यतीत हुआ, और बीच में जब नहीं गए तो क्या हुआ, ये सब बहुत ही ज़्यादा सुल्तान को हानि हुई, तो लोग वहाँ पर नहीं गए और ये योजना जो है विफल हो गई। तो ये दौलताबाद उसने राजधानी बनाई थी, ठीक है, और राजधानी स्थानांतरण का जो है ये योजना उसकी विफल रही। दूसरी है सांकेतिक मुद्रा, ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। अब सांकेतिक मुद्रा, अब ये प्रश्न, ये सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई, तो वो है, कौन है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये चीज़ न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो ये प्रश्न जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक मुद्रा चलाई जो कि 1331 से 32 में तक चलन में रही, ठीक है। अब ये इसने ऐसा क्यों किया, तो इसने क्या किया कि चीन के जो कुब कुबलाई खान के चाऊ तथा ईरान के गई खातू की नकल की उसने, यानी जब चीन के जो शासक थे उस समय पे चाऊ और ईरान के थे गई खातू, उनकी इसने नकल करने की कोशिश की, ठीक है। सुल्तान ने कांसे या तांबे की मुद्रा चलवाई जिसका मूल्य चांदी के टका के बराबर था, ठीक है। इसने क्या किया कि सांकेतिक मुद्रा चलवाई, और सांकेतिक मुद्रा चलाने के पीछे रीज़न ये था कि इसने चीन और ईरान के जो शासक थे उनकी इनकी तो मुद्रा जो उन्होंने सांकेतिक चलाई वो सफल रही, उसी से जो है ये प्रेरित होकर क्या किया, इसने भी जो है सांकेतिक मुद्रा चलाने की कोशिश की, ठीक है। तो ये मुद्रा चलाई जिसका मूल्य चांदी की टका के बराबर था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अब ये करने के पीछे कि सोना और चांदी की कमी को पूरा करना था, जो सोना चांदी की कमी थी उसको पूरा करने के लिए इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जिससे सोचा कि इसको फ़ायदा होगा, बट ये नहीं हुआ। अब देखते हैं रीज़न क्या है, तो कमी पूरा करने के लिए था। फिर क्या हुआ, सुनारों ने व्यापक स्तर पर नई मुद्रा का नकल निकाल दी, ठीक है। क्या किया, बहुत सारे जो है, बहुत जगह पे जो है छपने लगी, मतलब एक प्रकार भ्रष्टाचार होने लगा, हर कोई जो है नकली मुद्रा छापने लगा। भू राजस्व भी इसी मुद्रा से दिया जाता था तथा अन्य व्यापारी कार्य भी इसी से किया जाता था, किससे, जो सांकेतिक मुद्रा थी। विदेशी व्यापारियों ने स्वाभाविक रूप से भारत से व्यापार करना जो है बंद कर दिया। बढ़ती आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए सुल्तान नकली मुद्राओं के लिए भी वापस सोने की मुद्रा देनी पड़ी, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो है सुल्तान का खजाना खाली हो गया। यानी आप खुद सोचिए कि जब सांकेतिक मुद्रा चलाई उसने, तो फिर उसकी क्या है कि बहुत सारे टकसाल हो गए, सब लोग फर्जी तरीके से छापने लगे, ठीक है। अब सुल्तान पे इतना बोझ आ गया कि उसने जो उसके पास ओरिजिनल मतलब मुद्रा थी वो उसके बदले में देने लगा। ऐसे करते करते क्या हुआ, पहाड़ सा लग गया। अब आप खुद खुद इमेजिन कीजिए कि अगर सरकार बहुत सारा पैसा छाप ले तो क्या होगा, ठीक है, अव्यवस्था फैलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे, उसे हम आरते उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ। कहा जाता है कि फिर खजाने में जब जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसे खजाने में ना एक पहाड़ सा बन गया नकली मुद्राओं का, ठीक है। तो इसलिए ये योजना जो है ये सांकेतिक मुद्रा फ्लॉप हो गई, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं अगली मुद्रा, भू राजस्व में वृद्धि। भू राजस्व में वृद्धि, अगला जो है भू राजस्व में वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल योजनाओं में से राज्य की कोष में आर्थिक हानि हुई, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इसकी बहुत सारी, जैसे दोनों योजनाएं, राजधानी स्थानांतरण और सांकेतिक मुद्रा, दोनों फ्लॉप रहीं। तो क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जब योजनाएं असफल रहीं तो इसकी राज्य की कोष में बहुत सारी हानि हुई। तो इसकी पूर्ति के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, दो आप क्षेत्र में उपजाऊ भूमि पर कर में इसने क्या कर दिया, वृद्धि कर दी, कि भाई जब अब, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो ये जो
हानि हुई है, आर्थिक हानि हुई है, इसकी भरपाई तो करना ही है। तो आर्थिक जो भरपाई करने के लिए इसने क्या किया, जो उपजाऊ भूमि थी उसमें कर में वृद्धि कर दी। अब ठीक है, वृद्धि कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी इस क्षेत्र में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो किसान और जमींदारों ने क्या किया, वसूल जो कर है बढ़ा हुआ उसको वसूल मतलब देने से मना कर दिया। ठीक है, तो यानी जमींदारों से कर वसूलने में सख्ती बरतनी पड़ी। ठीक है, क्यों दे ही नहीं रहे थे कोई, क्योंकि भाई अकाल आप अगर आप कर बढ़ा दोगे और अगर उस अकाल पड़ गया तो वो देंगे क्या। ठीक है, तो इस स्थिति में किसानों ने क्या किया, कृषि कार्य छोड़ दिया और जो उपज थी उसमें आग लगा दी। ठीक है, जो उपज थी भी, कृषि कार्य भी छोड़ दिया और उपज जो थी उसमें भी आग लगा दिया। तो क्या हुआ, शक्ति, ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, जमींदारों में आपस में जो है विद्रोह हुआ और ये वाली योजना भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही। ठीक है, इसके बाद जो है चौथी योजना थी खुरासान अभियान। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, सुल्तान ने क्या किया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाना चाहा। ठीक है, यानी मध्य एशिया में, यानी खुरासान। अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए खुरासान वर्तमान में किसे कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो सुल्तान ने मध्य एशिया में स्थित खुरासान राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर वहाँ कब्जा करना चाहता था। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपस में अव्यवस्था थी। ठीक है, वहाँ के शासक आपस में लड़ रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठा के जो है उस पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए उसने क्या किया, 3,70,000 लोगों को की एक विशाल सेना तैयार की और उनको 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया। ठीक है, दे दिया, परंतु खुरासान में स्थिति सामान्य हो गई। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि 3,70,000 लोगों की एक सेना तैयार की गई और इसके बाद फिर जब कूच करने, और उनको वेतन भी पहले दे दिया गया, 1 साल पहले वेतन दे दिया। अब जब कुछ भाई 1 साल पहले आपने वेतन दे दिया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1 साल के अंदर जो है वहाँ की स्थिति नॉर्मल हो गई। अब इसको लगा कि यार वहाँ तो हम कब्जा कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उसको ये भी योजना विफल हो गई और साथ में जो है इसको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। अगली जो है लास्ट इसकी योजना है वो है कराचिल अभियान। यह अभियान खुरासान के तुरंत बाद कुल्लू कांगड़ा यानी हिमाचल वाला क्षेत्र है अथवा कुमायूं पहाड़ी में स्थित कराचिल के शासक के विरुद्ध था। उसने सुल्तान को जन धन की हानि हुई विरुद्ध था। इसमें सुल्तान को जन धन की हानि हुई, परंतु कराचिल के शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार। इस तरह से जो है ये भी उसकी योजना फ्लॉप रही। अब दोस्तों अंततः क्या हुआ, 1391 में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1391 में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या लिखा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो है ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो ये इम्पोर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर ये जो लास्ट वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस बार भी जो है पूछे जाने की संभावना है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर वीडियो होगा और इसमें की खास ये है कि जो इसकी योजनाएं थी जो असफल रही, ज़रूर पढ़िएगा, चाहे मेंस हो या प्री हो, यहाँ से निकल के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बहुत जल्द अगला वीडियो जो है आप देखेंगे। अभी अगले वीडियो में हम फिरोज तुगलक के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट तुगलक वंश के जो फैक्ट होंगे उनके बारे में जो है हम जानेंगे। इसके बाद जो है हम खिलजी वंश लेंगे। इस तरह से ये कारवा चलता रहेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और ऐसे टॉपिक पे जो जिस पे आप जानना चाहते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पढ़ते रहिए, नमस्कार।